Guys, welcome to my channel ADOT Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the pharmacodynamics. जैसे कि आपको पता है कि अभी जो है हम वो फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने क्या पढ़ी फार्माकोकाइनेटिक्स कि एक ड्रग जो है वो हमारी बॉडी उसको किस तरह डील करती है कि उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करती है जिसमें अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, हमने एलिमिनेशन, उसके रूट्स पढ़े, डिटेल वीडियो पढ़ी। आप फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट ADOT मेडिकल नॉलेज पे आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको फार्माकोकाइनेटिक्स समझ आएगी तो फिर ये डायनेमिक समझ आएगी। और ये जो है डायनेमिक ये बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू काइनेटिक्स से। अब डायनेमिक में क्या हो रहा होता है कि एक ड्रग जो है वो किस तरह एक्शन कर रही होती है, इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। अब देखिए फार्माकोडायनेमिक्स कि किस तरह एक ड्रग का एक्शन आता है, एक एक्शन हमारी बॉडी पे आता है, उससे हम क्या क्या कह रहे हैं कि एक एक्शन वो क्या परफॉर्म कर रही होती है फार्माकोडायनेमिक। ये बेनिफिशियल इफेक्ट भी लेके आ रही होती है और हार्मफुल इफेक्ट भी लेके आ रही होती है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक टारगेट रिसेप्टर होता है। कोई भी ड्रग आई उसने एवं तो नहीं ना आके लग जाना, कोई इसको रिसेप्टर उसके सेल पे मिलेगा, ये देख सकते हैं आप रिसेप्टर बना हुआ। अब ये ड्रग इसके ऊपर आके अटैच होगी, जब ये इसके साथ देखेंगे अटैच हुई तो ये क्या बन गया हमारे पास एक्टिवेट, इसने इस रिसेप्टर को कर दिया और आगे सिग्नल के वो क्या करेंगे, वो सिग्नल बायोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ड्रग आके लगी रिसेप्टर पे, बाइंड विद द रिसेप्टर, इट एक्टिवेट द रिसेप्टर एंड देयर इज सिग्नल प्रोडक्शन। जो भी एक्शन था वो रिसेप्टर जिसका भी था, जिस सेल पे लगा, अगर उसने इंसुलिन की सिक्रीशन करवानी थी वो इंसुलिन की सिक्रीशन करवाएगा, या इंसुलिन की इनहिबिशन करवानी थी तो वो इनहिबिटेड करवाएगा, तो वो क्या आएगा हमारा बायोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करेगा। ये सारा ओवरव्यू में बता रहे हैं कि एक वो किस तरह ड्रग जो है वो एक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। ये हमने अभी देखा कि किस तरह एक ड्रग ने एक्शन को परफॉर्म किया, वो किस तरह रिसेप्टर के साथ बाइंड की, ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन आती है। सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब ड्रग के जो सिग्नल्स हैं वो रिसेप्टर को, अब देखें ड्रग जो है ये एक सिग्नल के तौर पे, ये एक सिग्नल आ रहा है और ये हमारे पास सिग्नल डिटेक्टर है। इसके एग्जांपल हम डेली लाइफ में ले तो आपने फॉर एग्जांपल अपनी रूफ पे, अपनी टॉप ऑफ अ रूफ पे आपने लगाया हुआ सैटेलाइट। सैटेलाइट इज क्या हमारे पास ड्रग है, वो एक्ट एज अ सिग्नल करेगी। और नहीं सॉरी, जो हमारे पास आता है सिग्नल डिटेक्टर वो हमारा क्या सैटेलाइट है, और सिग्नल हमारे पास क्या जो सैटेलाइट से आ रहे हैं, ठीक है। अगर सिग्नल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा तो वो किस तरह रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और एक्शन कैसे हमारा टीवी चलेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि ड्रग जो है वो हमारे पास एज अ सिग्नल काम कर रही है और रिसेप्टर सिग्नल डिटेक्टर है। ये बात क्लियर होगी। इसके बाद उसने क्या है कि एगोनिस्टिक और एंटागोनिस्टिक का दो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए। एगोनिस्टिक जैसे हम बायो में मोस्टली पढ़ते हैं, एगोनिस्टिक इज समथिंग विच हेल्प विच प्रमोट। आप एगोनिस्टिक का जब भी नाम है हेल्पर समझ ले, प्रमोटर समझ ले, ये दो चीज़ें होती हैं। ये जो होता है ये बाइंड करता है रिसेप्टर प्रोटीन से और एक्टिवेट करता है उसके एक्शन को। तो ये क्या आ गया हमारे पास पॉजिटिवली फीडबैक वो दे रहा है, ठीक है। एक्टिवेट कर रहा है अल्टीमेटली द रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक इंट्रैक्शन सिग्नल से। और ये सेकंड मैसेंजर क्या है, उसने सिग्नल की ट्रांसडक्शन करनी है, सिग्नल को आगे भेजना है, ठीक होगा। इसे हम सेकंड मैसेंजर कह रहे हैं। इतना सा है कि वो सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा था सेकंड मैसेंजर। अभी तक हमने ओवरव्यू में क्या बात की कि फार्माकोडायनेमिक्स में हमने ड्रग का एक्शन पर देखना है और वहाँ पे कोई रिसेप्टर होता है हमारे सेल पे जो कि स्पेसिफिक होता है सिग्नल, जैसे लॉकन की मॉडल पढ़ा था कि एक चाबी जो है वो एक कोई खोल सकती है, ऐसे ही जो सिग्नल डिटेक्टर होता है हमारे पास वो भी स्पेसिफिक होता है विच इज़ द रिसेप्टर, और सिग्नल जो आ रहा होता है विच इज़ द ड्रग, और वो भी इसको मॉनिटर कर रहा होता है। देन उसके बाद आपने बता दिया एगोनिस्टिक क्या होता है, एगोनिस्टिक हेल्पर के तौर पे एक्ट करता है। फिर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। अब हम ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की बात जब हम करेंगे तो अब हमारे पास आ रहा है, ये देखिए ड्रग रिसेप्टर कौन, सेल के पास डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, वो स्पेसिफिकली एगोनिस्टिक होते हैं। अब यहाँ पे बीटा एंड्रोजिक की एग्जाम्पल दी हुई है उसने, वो बाइंड करता है हमारे पास एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन के साथ, ठीक है। बीटा एंड्रोजन आ रहा है हमारे पास, जो हमारे पास बाइंड कर रहा है एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन के साथ। हमारे कार्डिक सेल होते हैं, वहाँ पे मस्कुलिनियन रिसेप्टर होता है जो एसिटोकाइलिन के साथ बाइंड कर रहे थे और ये हार्ट के वाइटल फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। ये दो एग्जांपल लिखेंगे विच इज़ इनफ, ठीक है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये जो है ये हमारी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेट कर रही है, ठीक है। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, जब ड्रग ने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर दिया तो वो कॉम्प्लेक्स बना विच इज़ नोन एज द
ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। देन देर इज एग्जाम्पल में हमने कि बीटा एंड्रोजन, जो कि हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के साथ बाइंड करके रिस्पॉन्स बना रहा होता है। इसके रिसेप्टर जब बाइंड करते हैं तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। कार्डिक मसल जो है वो भी हमारे साथ इस तरह कर रहा होता है। वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, मस्कुलिनियर रिसेप्टर होता है जो कि हमारे हार्ट में है, और एसिटाइलकोलिन कर रहे थे। ये दोनों हार्ट के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन याद होगा तो कहाँ पे रिलीज होता है, तो वो हमारे पास हमारे किडनी के अंदर एक्ट कर रहा होता है, और वहाँ पे किडनी के रेनल मेडुला में हो रहा होता है, वो स्पेसिफिक होता है। और जो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन आपको याद हो तो सिंपैथिक एक्शन लेके आ रहा होता है, ठीक है, सिंपैथिक एक्शन को ज़्यादा कर रहा होता है। ये आपने बता देना है। इसके बाद जो हमारे पास आता है, सॉरी, इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है रिसेप्टर स्टेट्स। रिसेप्टर की जो स्टेट है, अब यहाँ पे ना रिसेप्टर की होती है दो तरह की स्टेट, ठीक है। रिसेप्टर की हमारे पास क्या आ गई, दो स्टेट आ गई, इनएक्टिव और एक्टिव। इनएक्टिव वो वाली स्टेट होती है जहाँ पे वो जो है इनएक्टिव है, ठीक है। ये स्टेट वही होगी ना, एक्टिव, कोई भी चीज़ एक्टिव है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखें रिसेप्टर इनएक्टिव है, ठीक है। अब इसकी ना एग्जांपल होती है कि यहाँ पे रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम, मतलब रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में समथिंग कि जहाँ पे रिएक्शन जो है वो अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो रिवर्स भी जा सकता है। ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीन किस्म की ना आ रही है हमारे पास, बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक और पार्शियल रिस्पॉन्स। तीन आ रही है, बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक और पार्शियल एंटागोनिस्टिक, ठीक है। ये चार पांच चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है। कलर हम चेंज कर लेते हैं सो डैट आपको क्लियरली नज़र आए। ये हमारे पास क्या आ गया, पार्शियल एंटागोनिस्टिक, एगोनिस्टिक और एंटागोनिस्टिक आ रही है, तीन चीज़ें आ रही है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास पार्शियली एगोनिस्टिक में क्या होता है। पार्शियली एगोनिस्टिक जो होता है ना, ये हमारे पास शिफ्ट कर रहा होता है इनएक्टिव को एक्टिव में। एक्टिव है ना, देखो एगोनिस्टिक है, एगोनिस्टिक का मैंने बताया कि जहाँ पे भी मतलब मैंने अपने समझा हेल्पर विच इज समथिंग विच प्रमोट, तो वो क्या कर रहा है, एक्टिव को इनएक्टिव, इनएक्टिव था कोई चीज़ उसको एक्टिव कर दी, दिस इज अ बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्टिक, ठीक है। एक्शन को तेज़ किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेली लाइफ से एग्जाम्पल आपको दूँ, हमारी बॉडी में है तो हम वो वाला रिसेप्टर भेज दें कि वो जो किल करे बैक्टीरिया को, तो वो क्या है, वो बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्टिक है, हेल्प कर रहा है कि वो केमिकल रिलीज कर रहा है, सेल को मीडिएट कर रहा है, लिम्फोसाइट को इंक्रीज कर रहा है कि वो जाके क्या करे, किलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करे। दूसरा हमारे पास जो आ जाता है ना, वो आता है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक जो होता है ना, ये क्या कर रहा होता है, रिस्पॉन्स बट डू नॉट इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ आर, इंस्टेंट स्टेबलाइज द एक्शन। वो जो होता है ये नहीं कर रहा है कि एक्टिव को इनएक्टिव में कन्वर्ट कर रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एक्टिव को, और साथ ही साथ क्या स्टेबलाइज कर रहा है, हमारे पास किसको स्टेबलाइज कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ आर को, इनएक्टिव को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। ये नहीं आप कह सकते कि उसने आर को एक्टिव को जाके इंक्रीज कर दिया। हमारे पास ये थोड़ा है एंटागोनिस्टिक, हमें पता है ऑपोजिट काम कर रहा होता है, एंटागोनिस्टिक इज समथिंग विच इज़ ऑपोजिट। और हमने कहा कि उसने क्या किया, इनएक्टिव को जाके क्या किया, स्टेबलाइज किया। उसने कहा भाई आप परेशान ना हो, इनएक्टिव मैं आपके साथ तो मैं आपको स्टेबलाइज करता हूँ, जबकि इसने एक्टिव को क्या किया, इसकी फ्रैक्शन को इंक्रीज नहीं किया। ये हमारे पास क्या आ जाता है, एंटागोनिस्टिक। ये नोट भी लिखा हुआ है कि डू नॉट इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव बट ऑल्सो स्टेबलाइज द आर। उसने एक्टिव को स्टेबलाइज किया, उसने कहा एक्टिव से तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, इनएक्टिव को जाके स्टेबलाइज करते, विच इज़ एंटागोनिस्टिक। जबकि एक्टिव वाला जो था उसने कहा कि मैं तो उसको ही करूँगा भाई, एक्टिव को ही करूँगा स्टेबलाइज, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है। देन उसके बाद आता है पार्शियल एगोनिस्टिक। पार्शियल एगोनिस्टिक जो होता है ना, वो आर को एक्टिव, इनएक्टिव से एक्टिव में जा रहा होता है, लेकिन जो इनएक्टिव होता है वो लेस कॉज बाय इनएक्शन, फ्रैक्शन ऑफ आर इज लेस देन द कॉज ऑफ एगोनिस्टिक। इसको क्या कर रहा होता है, पार्शियल का मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा कर रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, वो आर को जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, वो आर को कन्वर्ट कर रहा है आर में, एक्टिव में कर रहा है, लेकिन इतना नहीं कर रहा है, ये कन्वर्जन कर रहा है पार्शियल सिस्टम में, इतना नहीं कर रहा है जितना हमारे पास एक्टिव आर कर रहा था, ठीक है, उतना ये काम नहीं कर रहा। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मेजर रिसेप्टर कौन से होते हैं।
मेजर जो हमारे पास रिसेप्टर्स आ रहे होते हैं वो हमारे पास 4 किस्म के आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्माडायनामिक में क्वेश्चन आ रहा होता है कि मेजर रिसेप्टर्स आप बताएं। तो लिगेंड स्टेट आ रही होती है, लिगेंड स्टेट आयन चैनल, बड़ा इजी है कि लिगेंड आके बाइंड किया, आप देख सकते हो आयन का चैनल खुला और उसने चेंजेस इंड्यूस कर दी। इसकी एग्जाम्पल में कोलेजन निकोटीन रिसेप्टर आ रहे हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें क्या हुआ कि एक हमारे पास आया कोलेजन, ठीक है, ये लिगेंड आया, कोई भी इसने रिसेप्टर से बाइंड किया, जैसे इसने बाइंड किया उसने सेल के अंदर इंड्यूस चेंजेस ला दिए और उसने एक्टिवेट कर दिए कॉन्सेंट्रेशन जो भी था। इस एग्जांपल में कोलेजन निकोटीन रिसेप्टर आ गया। देन उसके बाद सेकंड आता है जी प्रोटीन कपल। जी प्रोटीन कपल जो होता है वो हमारे पास क्या है कि ये देखें, ये हमारे पास रिसेप्टर लगा हुआ था, कोई भी जैसे इसने बाइंड किया ना, इसने इसके अंदर चेंजेस लेके आया, इसने बीटा और गामा को मेम्ब्रेन के साथ लगा दिया, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और अल्फा साइड पे होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो ये आपको इजी को होगा समझने में। उसने क्या किया, अल्फ़ा और गैमा को साइड पे कर दिया और अल्फ़ा साइड पे होगा, और जीटीपी को एक्टिवेट कर दिया जिसने फास्फोरिलेशन करवाई। लिगेंड गेटेड आयन चैनल एक्स्ट्रा सेलुलर काम कर रहा है, जी प्रोटीन कपल वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर काम कर रहा है। एंजाइम लिंक रिसेप्टर की बात करें तो वो एंजाइम लिंक इंसुलिन रिसेप्टर आ गया, जैसे एंजाइम इंसुलिन इसके साथ टिकी उसने फास्फोरिलेशन स्टार्ट कर दी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, ये एंजाइम लिंक में आ गया। इंट्रा सेलुलर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टीरॉयड्स आ रहे होते हैं, हम कहते हैं कि स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, इसने जाके ना डीएनए में चेंजेस लेके आनी होती है। जब स्टीरॉयड ज़्यादा करते हैं हम इस्तेमाल तो हमें कैंसर की तरफ हम जा रहे होते हैं, पता है आपको, क्योंकि हमारी डीएनए में म्यूटेशन आ रही होती है। डीएनए सेल के अंदर गया, वहाँ न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस ने जीन को चेंज किया, जीन ने आरएनए को कहा कि आरएनए जो डीएनए से जो बनना था उसमें चेंज आया, राइबोसोम में मसला आया, राइबोसोम ने प्रोटीन सिंथेसिस करनी थी, तो एज अ रिजल्ट आपके डीएनए में म्यूटेशन आ गई। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था ये तीनों चारों रिसेप्टर्स का, कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल क्या करता है, जी प्रोटीन क्या करता है, लिंक, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जब वो लिगेंड गेटेड है क्योंकि ये इंट्रासेलुलर कर रहा है, इसका जो प्रोसेस है वो रिवर्स हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे न्यूक्लियस और डीएनए में चेंजेस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमारे पास दोबारा आ जाता है कि अगला हम इसको डिटेल में पढ़ने लगे कि किस तरह होता है। अब ये हमारे पास आता है ट्रांसमेम्ब्रेन लिगेंड गेटेड आयन चैनल। ट्रांसमेम्ब्रेन आयन चैनल की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह के एक्स्ट्रा सेलुलर ने उसके साथ बाइंड करना था। ये देखें एक्स्ट्रा सेलुलर है ये, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिगेंड गेटेड आयन चैनल है जिसके पास ड्रग बाइंड कर रही है। ये हमारे पास कोई भी रिसेप्टर है, पहले डायग्राम देख ले, इजी होगा समझने में। ये हमारे पास कोई भी रिसेप्टर आया, ठीक है, ये जी प्रोटीन हमारे पास आ गई, ये जैसे बाइंड की मेम्ब्रेन में इसने इंड्यूस की चेंजेस को, ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा के साथ जीटीपी बन गया, उसने जाके ये एडिनोसाइक्लेज को था इनएक्टिव थी, इसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, और जैसे इसने एक्टिवेट किया इसको तो उसने क्या किया कि हमारे पास जीटीपी थी उसको कन्वर्ट कर दिया। जीटीपी जो है वो जीडीपी में कन्वर्ट होगी, एक स्टिमुलेटिंग होता है एक इनहिबिटिंग होता है। अब हमें पता नहीं है कि सेल के पास क्या डिमांड है, क्या सेल के अंदर की सिचुएशन है, इसको इनएक्टिव करना है कि एक्टिव। अगर वो इसे एक्टिवेट कर देगा तो हमारे पास क्या जाएगा, जीएस जाएगा, जीएस ने जाके इसको एक्टिवेट किया, एटीपी से फास्फोरस निकल आया। अब हम कहते हैं कि इनएक्टिव भी करे तो इनएक्टिव करने के लिए भी जाएगा, इसी तरह जीआई जाएगा, वो इनहिबिशन इसकी कर देगा और इनहिबिटेड हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह काम करते हैं, मतलब इसमें इसने क्या है कि कपल प्रोटीन है कि दो कपल प्रोटीन कौन से हमारे पास, गैमा और बीटा, इसने सेपरेट हो जाना मेम्ब्रेन से और अल्फा ने रह जाना। The extracellular proportion of ligand-gated ion channel contain the drug binding site. The site regulate the opening of the pore. देखो opening of the pore को regulate करिए. Cross the cell membrane. The channel is usually closed until the receptor is activate. Receptor जैसे activate होता है तो वो channel close होता है और जैसे receptor activate होता है तो खुल जाता है few second के लिए. Depend कर रहा होता है channel पे. Receptor जो होता है ये फंक्शन न्यूरोट्रांसमीटर मसल कंट्रैक्शन कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है निकोटीन रिसेप्टर को, एसिटोक्लोरीन को, जो कि हमारे पास ओपन करे चैनल को, सोडियम इनफ्लेक्स हो रहा है और पोटाशियम आउटफ्लेक्स हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन और मस्कुलर चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं, ठीक है। ये दैट इज़ इनफ, एक एग्जाम्पल आप कर लें वो इनफ है। देन उसके बाद आता है हमारे पास लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ये थी जी प्रोटीन की बात करते हैं। जी प्रोटीन लिगेंड गेटेड आयन चैनल तो आपको पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कर दी, हमने एक्चुअली ये डिस्कस कर लिया सारा जी प्रोटीन कपल,
ठीक है। हमने ये जो पहले मैंने बताया वो ये जी प्रोटीन कपल के बारे में बता दिया, और लिगेंड गेटेड आयन चैनल के बारे में कुछ भी नहीं है कि उसने जो है एक्स्ट्रासेलुलर आई मेम्ब्रेन के अंदर रेगुलेट किया ओपनिंग और पोर्स को खोला, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सोडियम और पोटाशियम की चेंजेस आई और कॉन्ट्रैक्शन आ गई। सबसे आसान तो लिगेंड गेटेड है, तो इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में नहीं बताया, फिर भी मैंने आपको एक समराइज वे बता दिया, दिस इज़ इनफ। जबकि जीटीपी वाला जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहले हमने शुरू जी कपल प्रोटीन से किया था, जैसे मैंने वीडियो में शुरू में आपको बताया, ठीक है। अब ये ट्रांसमेम्ब्रेन आयन चैनल समझ लग गया। अगर इसमें भी कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं था कि लिगेंड ने मेम्ब्रेन के साथ, इसमें क्या हुआ था कि एक ये लिगेंड है रिसेप्टर आपका, ये लाइगेंड ने इसके साथ आके बाइंड किया, उसने रिसेप्टर मेम्ब्रेन में चेंजेस इंड्यूस की। जैसे पोटाशियम का था, उसने सोडियम को कहा इन्फ्लक्स जाए और पोटाशियम को कहा कि वो बाहर की तरफ मूव करे, तो ये इस तरफ मूवमेंट करवा दी, तो लिगेंड गेटेड आ गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एफएससी वाला ही चल रहा है। जो था मेन कॉन्सेप्ट वो कपल प्रोटीन का था, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब हमारे पास जो दोबारा आता है वो अगला हमारे पास आ रहा है कि एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ये फैमिली अंडर को कन्फर्मेशन चेंजेस आ रही होती है, एक्टिवेट कर रही होती है हमारे पास लाइगेन को। अब एंजाइम लिंक रिसेप्टर में भी ना अगर ये डायग्राम आप कर लो ना तो इनफ एवरीथिंग। ये डायग्राम आप कर लो ना, दिस इज़ इनफ, ठीक है। अब ये डायग्राम ही मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि ये हमारे पास रिसेप्टर है, ठीक है। आप देखिए कैसे सेल मेम्ब्रेन पड़ी है, इंसुलिन का रिसेप्टर आके बाइंड कर गया। जैसे इंसुलिन का रिसेप्टर आके बाइंड किया इसके साथ, तो इसने क्या किया कि फास्फोरिलेशन को स्टार्ट कर दिया, प्रोसेस को। फास्फोरिलेशन स्टार्ट हुई ऑटोमेटिकली, और फास्फोरिलेशन जो इंसुलिन रिसेप्टर थे उसके अंदर चेंजेस लानी शुरू कर दी। फास्फोरिलेशन ने क्या किया, इंसुलिन को, उसका काम क्या है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने लगे। ये इंसुलिन ने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। इतना सारे प्रोसेस में जो काम की बात है वो यही है कि ये रिसेप्टर आके लगा, ये इंसुलिन का रिसेप्टर आके लगा, इंट्रोड्यूस की चेंजेस और एक्टिवेशन हो गए सबके। बस ये बात आपने याद रखनी है। देन इसके बाद इंट्रासेलुलर रिस्पांस की बात की, जैसे सेल के अंदर क्या रिस्पांस प्रोड्यूस होता है, ये फोर्थ फैमिली होती है रिसेप्टर की, और ये इंटायरली इंट्रासेलुलर होती है। हमेशा याद रखना इंट्रासेलुलर है और ये ज़्यादा एक्शन लेके आती है, हमेशा याद रखना है आपने, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन होता है लिपिड, अक्सर औकात कहते हैं कि स्टीरॉयड का इस्तेमाल ना करें, वो क्या होता है कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो सेल से डिफ्यूज़ जल्दी हो जाते हैं। प्राइमरी टारगेट इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टर पे जा रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे जीन का एक्सप्रेशन। डीएनए और आरएनए जो होता है ये ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। ये इफेक्ट रिसेप्टर एंडोजेनिक लिगेंड एक्टिवेट कर रहे होते हैं हमारे पास इंट्रासेलुलर लिगेंड स्ट्रक्चर, प्रोटीन एंजाइम और डीएनए को, और राइबोसोम। इंसुलिन जो होता है ये एडिनो डाइफॉस्फेट रिडक्टेज टारगेट होता है, 50 अमीनो एसिड टायोमेथीन आ रहा होता है, 50 सब यूनिट्स इसके होते हैं, ठीक है। ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर रिस्पॉन्स आता है कि आपने ना बस ये बात याद रखनी है। इसमें भी बेसिक बात मैं आपको बता देती, की पॉइंट क्या कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होता है ना ये जाता है डीएनए के अंदर, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के ऊपर पड़ा होता है डीएनए, डीएनए के ऊपर पड़ी है जीन्स, इसने जाके उसके अंदर चेंजेस लानी है। जीन्स के अंदर जब चेंजेस आएगी तो वो आरएनए को कहेगा, आरएनए ने राइबोसोम को कहा कि भाई राइबोसोम, आपको पता है डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है। आरएनए ने आगे जाके बनानी है प्रोटीन, आरएनए आगे जाके क्या बनानी है, प्रोटीन। तो एज अ रिजल्ट प्रोटीन में चेंज आएगा जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हो रहा था इंट्रासेलुलर, इसलिए हम कहते हैं कि इंट्रासेलुलर स्टीरॉयड जो होता है इट इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी ड्यू टू दिस रीज़न कि वो हमारे पास किसमें डीएनए में चेंजेस लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।